इन प्रीवियस क्लास अपन ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे दैट 2a + 3b 3c + d है ना। अगर इस रिएक्शन के लिए मैं प्रेशर डिक्रीज कर देता हूं तो प्रेशर डिक्रीज करने पे क्या इफेक्ट होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम व्हेन प्रेशर इज लो या प्रेशर इज डिक्रीज्ड? तो अगर अपन प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो अपन देखते हैं कि दैट 5 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की साइड है, 4 मोल्स किसके साइड है? प्रोडक्ट के साइड। नंबर ऑफ मोल्स 5 है रिएक्टेंट के साइड, 4 है आपके पास प्रोडक्ट के साइड। तो अपने को पता है कि जब भी अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में स्टेब्लिश होता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ज्यादा हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? ज्यादा हो। जैसे आपके पास ऑप्शन आ गया कि अगर अपन प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? concentration of A and B will decrease, concentration of C and D will decrease, there is no effect on equilibrium or none of these। तो अपने पास क्या आएगा कि concentration of C and D decrease, concentration of A and B increase because equilibrium जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टैब्लिश होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टैब्लिश का मतलब है कि रिएक्शन जो है बैकवर्ड होगी और A और B का फॉर्मेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है दैट N2O4 से फॉर्मेशन हो रहा है 2NO2। इफ रिएक्शन मिक्सचर इज compressed, then what will be happen? क्या होगा अगर आप रिएक्शन मिक्सचर को कंप्रेस करते हो तो क्या होगा बताइए। तो देखिए मैंने कहा इफ रिएक्शन मिक्सचर इज कंप्रेस्ड मींस आप क्या कर रहे हो? प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहे हो। प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में स्टेब्लिश होता है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो। तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कम हो? नंबर ऑफ मोल्स यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में स्टेब्लिश होगा? इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में? बैकवर्ड में। और बैकवर्ड में स्टेब्लिश होगा मींस N2O4 की कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास क्या होगी? इंक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 विल बी इंक्रीज। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आयोनिक इक्विलिब्रियम में। और जो इस चैप्टर का असाइनमेंट है वो आपको आज तक मिल जाएगा ना कि क्या क्या क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। और फिर वापस वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी असाइनमेंट के रिगार्डिंग, तो वो सारा का सारा अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करेंगे अब आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम इसमें सब चीजें वो आती है जो थोड़ा बहुत अपन 10th में देख के आए। दैट व्हाट आर द एसिड, व्हाट आर द बेस, एसिड और बेस की डेफिनेशन कौन कौन सी है। उसके बाद इसमें पीएच 10th में अपन ने देखा था पीएच इक्वल्स टू माइनस log बेस 10H प्लस। तो यहाँ पे पीएच ऑफ एसिड, बेस के लिए अपन पीओएच देखेंगे, पीएच ऑफ सॉल्ट देखेंगे, है ना। फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर में पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये सारा अपन किसमें डिस्कस करेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम में। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। First is electrolyte and second is non-electrolyte. What are the electrolytes? Electrolytes क्या होते हैं?
that substance which dissociated into their ions on dissolving in water. वो सारे सब्सटेंस जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो और वाटर में डिसॉल्व करते ही वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, उसको आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, उसे आप क्या कहते हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल लाइक आपके पास क्या आ गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज कभी आयंस में डिसोशिएट नहीं होता, है ना। अब बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो जनरली टू टाइप के होते हैं। एक आपके पास होते हैं स्ट्रॉन्ग और एक आपके पास कौन से होते हैं? वीक। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सर व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू मींस अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। In other words, we can say that strong electrolytes are that electrolytes which are completely dissociated into their ions on dissolving in water. जब भी आप वाटर में इनको डिसॉल्व करते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो कंप्लीटली, यानी कि अगर आपने 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं तो 9 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो डिसोशिएट हो जाएंगे किसमें? अपने आयंस में। इसको आप क्या कहोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में अपने पास क्या आता है कि जिसके लिए अल्फा की जो वैल्यू है यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है वो लेस देन 1 हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कि मींस आपने 10 मोल लिए हैं सब्सटेंस के, उसमें से 1 मोल या 2 मोल या 3 मोल ही अपने आयंस में डिसोशिएट हो रहा है, तो वो आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कोई भी सब्सटेंस है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? कि वो सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस का फॉर्मेशन नहीं करता है। इलेक्ट्रोलाइट भी टू टाइप का होता है, दैट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा, यानी कि अल्फा किसको कहा था अपन ने प्रीवियस चैप्टर में? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 1। मींस जितने भी आपने मोल्स लिए हैं किसी भी सब्सटेंस के इलेक्ट्रोलाइट के, उसमें से लगभग जितने भी मोल्स हैं वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू देयर आयंस, उसको आप क्या कहोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट? तो देखिएगा स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें इसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड आता है स्ट्रॉन्ग बेस, थर्ड आता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, SASB, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। फोर्थ आता है salt of strong acid weak base एंड लास्ट आता है salt of weak acid and strong base। ये सारे के सारे आपके पास कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो देखिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास वीक एसिड जितने भी हैं वो क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक बेस जितने भी हैं वो भी क्या होते हैं आपके पास? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये भी आपके पास क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिड क्या होते हैं? बेस क्या होते हैं? 10th में अपन देख के आए थे, एक डेफिनेशन थी, वो क्या था आपके पास कि जो H+ साइन देते हैं वो एसिड होंगे, जो OH- साइन देते हैं वो बेस होंगे, है ना।
जो लिटमस के सॉल्यूशन को चेंज कर, लिटमस के कलर को चेंज कर देते हैं, वो आपके पास एसिड होते हैं, बेस होते हैं ना भाई। बेस क्या होते हैं, जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, और आपके पास एसिड क्या होते हैं, जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। तो ये सारी अपन ने डेफिनेशन देखी हुई है, अपन इस चैप्टर में भी एसिड बेस की डेफिनेशन देखेंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग में आपके पास एग्जांपल कौन कौन सा आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड आता है, स्ट्रॉन्ग बेस आता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये सारे के सारे एग्जांपल होते हैं किसके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने कौन कौन से एग्जांपल आ जाते हैं, वीक एसिड आ जाता है, वीक बेस आ जाता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे अपने पास आ गया HCl, H2SO4, HNO3, ये जो है वो आपके पास एग्जांपल है किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड। वह अपने वो शायद पता होगा 10th क्लास में देखा था आपने कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे के सारे आपके पास कौन सा एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो ये आपके पास हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं सर, जैसे आपके पास आ गया NaOH आ गया, आपके पास KOH आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। सॉल्ट की बात करें तो आपको पता है सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी आप एसिड की रिएक्शन करवाते हो बेस के साथ, अब आपके पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड का Na+ का पार्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस का Cl- का पार्ट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, ये NaCl आ गया, ये Na आ गया, यहाँ NO3 आ गया, तो आपके पास ये भी सॉल्ट हो गया NaNO3। आपके पास आ गया Na2SO4, बेस से क्या लिया, पॉजिटिव आयन, एसिड से क्या लिया, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, वो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। और जब सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है तो उसे अपन क्या कहेंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड आपके पास कौन सा हो गया, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड HCN, जैसे आपके पास हो गया CH3COH एसिटिक एसिड, ये क्या हो गया एग्जाम्पल वीक एसिड के। वीक बेस की बात करें अगर कि वीक बेस क्या है, जैसे आपके पास आ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इज ए वीक बेस। अब अपने पास क्या था, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कैटायन कहां से लेंगे, वीक बेस से। एनायन कहां से लेंगे, आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो जैसे आ गया NH4Cl, आपके पास आ गया NH4NO3, आपके पास आ गया अमोनियम सल्फेट, है ना। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड वीक होना चाहिए और बेस आपके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो एग्जांपल कौन से आ गए, CH3COONA, आपके पास क्या आ गया, NaCN आ गया, ठीक है। आपके पास वीक एसिड और वीक बेस वाला सॉल्ट अमोनियम एसिटेट CH3COONH4 प्लस क्या आ गया आपके पास NH4Cn। ये आपके पास एग्जांपल किसके हो गए, वीक एसिड एंड वीक बेस के। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस का फॉर्मेशन करता है, जब आप उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड सेकंड इज वीक। स्ट्रॉन्ग के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 1, और वीक के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो वैल्यू है वो 1 से कम होती है। स्ट्रॉन्ग के आपके पास एग्जांपल कौन से आएंगे, दैट स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट के आपके पास एग्जांपल क्या आएंगे, वीक एसिड, वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट का फॉर्मेशन आपको पता है कैसे होता है, कि जब भी आप क्या करते हो, एसिड और बेस को आपस में मिलाते हो, यानी कि केमिकल रिएक्शन करवाते हो एसिड और बेस की, तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जो भी सॉल्ट होगा उस सॉल्ट में दो पोर्शन होंगे, एक तो पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसका होगा, बेस का होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसका होगा, आपके पास एसिड का। यानी कि कैटायन हमेशा बेस का और एनायन हमेशा किसका रहेगा, एसिड का रहेगा। लाइक NaCl आ गया तो NaCl में Na+ और Cl-, तो कैटायन किसका आ गया, बेस का। Cl- कहां से आया, आपके पास एसिड का है, दोनों से मिलकर क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो ये आपके पास एग्जांपल है किसके, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के।
नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड बेस कंसेप्ट। अपन ने जब 10th की बात कर रहे थे तो अपन ने एक ही कंसेप्ट देखा था, वो कौन सा था? अरेनियस का, है ना। अब अपन 11th में है तो 3 कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले अपने पास आएगा अरेनियस कंसेप्ट, सेकंड अपने पास आएगा ब्रोंस्टेड-लोरी, जिसको अपन क्या कहते हैं? प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी। और थर्ड अपने पास आता है लेविस कंसेप्ट। एसिड बेस की डेफिनेशन के लिए 3 अलग अलग डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन अपने पास कौन सा है? अरेनियस का, इसको अपन कहते हैं अरेनियस कंसेप्ट, जो अपन ने 10th में देखा। सेकंड अपने पास कंसेप्ट है कौन सा? ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट, जिसको प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी भी कहते हैं। और थर्ड कंसेप्ट है अपने पास कौन सा? लेविस कंसेप्ट। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अरेनियस कंसेप्ट के बारे में कि क्या कहा था अरेनियस। आपको शायद पता भी होगा कि अरेनियस ने कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं। That substance which donate H+ ion in their aqueous solution known as acid, and that substance which donate OH- ion in their aqueous solution, है ना। मेन चीज यहाँ पे क्या है? दैट एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कि वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करते हैं वो एसिड होंगे, और जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन डोनेट करते हैं उसको अपन क्या कहेंगे? लाइक जैसे आपके पास कोई सब्सटेंस है Ha, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ? H+ और A-। तो ये जो Ha है वो क्या कर रहा है? H+ आयन डोनेट कर रहा है। H+ आयन डोनेट कर रहा है तो इसको अपन क्या कहेंगे? इट इज नोन एज एसिड। और अगर कोई दूसरा सब्सटेंस है BOH और इसका आपके पास एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया है और B+ OH- का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये OH- आयन दे रहा है, तो इस सब्सटेंस को अपन क्या कहेंगे? ये सब्सटेंस अपने पास होगा बेस। तो वो सारे सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करते हैं वो एसिड होंगे अकॉर्डिंग टू अरेनियस, और वो सारे सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन डोनेट करते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? बेस होंगे। लाइक जैसे आपके पास आ गया HCl। HCl क्या कर रहा है? H+ आयन और Cl- आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये H+ आयन डोनेट कर रहा है HCl, तो HCl आपके पास क्या होगा? एसिड होगा। आपके पास आ गया H2SO4, ये क्या कर रहा है? आपके पास 2H+ प्लस SO4- 2 का फॉर्मेशन कर रहा है, ये भी H+ आयन डोनेट कर रहा है, तो ये भी अपने पास क्या होगा? एसिड। तो वो सारे सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं। जैसे अपने पास आ गया NaOH, इसका एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में 2 टाइप के आयंस प्रेजेंट होंगे, एक Na+ होगा और एक आपके पास क्या होगा? OH-। तो ये NaOH क्या कर रहा है? OH- आयन डोनेट कर रहा है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, तो NaOH अपने पास क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो ये अपने पास था अरेनियस कंसेप्ट। इसकी लिमिटेशन क्या थी? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अरेनियस कंसेप्ट? कि ये जो कंसेप्ट था ओनली एप्लीकेबल था कौन से मीडियम में? एक्वस सॉल्यूशन में। जितने भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स होते हैं, जितने भी नॉन एक्वस सब्सटेंस होते हैं, तो उसके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को ये एक्सप्लेन नहीं करता था। ये कहता था कि जो H+ आयन देगा वो एसिड होगा, जो OH- आयन देगा वो बेस होगा, इसके अलावा कोई दूसरे सब्सटेंस कभी एसिड और बेस नहीं हो सकता। तो ये फर्स्ट आपके पास कंसेप्ट था किसका? अरेनियस कंसेप्ट। सेकंड देखेंगे ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट। Second concept is
ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट। ये क्या था? इसको प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी भी कहते हैं। प्रोटॉन मीन्स क्या हो गया आपके पास? प्रोटॉन मीन्स हो गया H+, इसको अपन क्या कहते हैं? प्रोटॉन। तो देखिएगा, दैट सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोवरी, वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन का डोनेट करते हैं वो एसिड होंगे। जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, डोनेट द प्रोटॉन नॉन एज एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो आपके पास क्या होंगे? बेस। जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे वो आपके पास एसिड होंगे, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो आपके पास क्या होंगे? बेस होंगे। कैसे सर? जैसे आपके पास HCl है, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? H+ और Cl-। तो HCl आपके पास क्या होगा? एसिड। HCl आपके पास क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, अभी इसी रिएक्शन को थोड़ा सा रिवर्स लिख देते हैं, दैट Cl- + H+, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ? HCl का। तो ये क्या होगा? आपके पास बेस होगा, बिकॉज ये क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिड है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है उसको अपन क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट। एक इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट आर द कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस। देखिए कि आपके पास कोई रिएक्शन है लाइक HNO3 प्लस आपने क्या करा? H2O का फॉर्मेशन। H2O की बात करें, H2O कैन एसिड और बेस दोनों के जैसे एक्ट कर सकता है, बिकॉज ये H+ आयन डोनेट भी कर सकता है और ये H+ आयन एक्सेप्ट भी कर सकता है। कि सर कैसे? कि H2O है, ये क्या करेगा? H++ OH- में डिसोशिएट हो जाएगा, तब ये कैसे एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा एसिड के जैसे। ठीक है, H2O है, H2O में अपने को पता है कि ऑक्सीजन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? H+ आयन एक्सेप्ट भी कर सकता है, और एक्सेप्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा? H3O+ का। इसको अपन कौन सा आयन कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ये क्या कर रहा है? यहाँ पे H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तो ये एसिड के जैसे एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे किसके जैसे एक्ट कर रहा है? बेस के जैसे। तो जो H2O है वो कनेक्ट बोथ है एसिड एंड बेस। एसिड और बेस दोनों के जैसे एक्ट कर सकता है। ये H+ आयन डोनेट भी कर सकता है, ये H+ आयन एक्सेप्ट भी कर सकता है। H+ आयन एक्सेप्ट कैसे करेगा? बिकॉज ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कैन एक्सेप्ट एनी H+ आयन। ठीक है ना? तो ये आपके पास एसिड और बेस दोनों के जैसे एक्ट करता है। तो एक रिएक्शन देखिएगा कि HNO3 है, HNO3 से आपको HNO3 + H2O, इससे आपको क्या फॉर्मेशन होगा? एक तो H3O+ का, और प्लस आपको क्या मिलेगा? NO3- प्लस क्या मिलेगा? NO3-। अब H+ यहाँ कौन डोनेट कर रहा है? कि सर H+ तो ये डोनेट कर रहा है, तो ये क्या होगा आपके पास? एसिड। क्या होगा आपके पास? एसिड। H2O क्या कर रहा है? H+ आयन को एक्सेप्ट करके H3O+ बना रहा है, तो H2O क्या होगा आपके पास? बेस। एसिड से जो बेस मिलता है उसको अपन कहते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। इसको अपन क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड बेस, शॉर्ट फॉर्म में CB। क्वेश्चंस आ जाते हैं, which of the following is conjugated base of HNO3 and the conjugated base of NO3-। बेस से जो एसिड मिलता है उसको अपन कहते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड। क्या कह देते हैं? कॉन्जुगेटेड एसिड। अब आपको पूछ लिया कि जो H2SO4 है उसका कॉन्जुगेटेड आप क्या बताइए? उसका कॉन्जुगेटेड बेस बताइए। तो क्या होगा वो? H3O+ प्लस क्या आ जाएगा आपके पास? HSO4-।
इसको अपन क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस। इट इज नोन एज कॉन्जुगेटेड बेस। सेकेंड रिएक्शन देखेंगे HSO4 माइनस प्लस आपके पास H2O की, इससे किसका फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा H3O प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो ये SO4 माइनस 2 क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस। तो किसी भी एसिड से जो बेस मिलता है उसको अपन क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस कहते हैं। ये HNO3 है, इससे आपको बेस मिला NO3 माइनस, तो NO3 माइनस इज नोन एज कॉन्जुगेटेड बेस। बेस से जो एसिड मिलता है, बेस से जो एसिड मिलता है वो आपके पास क्या होगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। लाइक H2SO4 की बात करें, इसने H2O के साथ रिएक्शन करी, आपको बेस दिया HSO4 माइनस, तो HSO4 minus is conjugated base of H2SO4. SO4 minus 2 is the conjugated base of HSO4 minus. SO4 minus 2 जो है वो conjugated base है किसका, HSO4 minus का। सिंपल सी बात है, आपको एक ही चीज कॉन्जुगेटेड एसिड क्या, कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है। किसी भी एसिड में से, किसी भी एसिड में से आप H प्लस आयन बाहर निकाल, ये सर कैसे, कि मान लीजिए अपने पास H2O है, H2O में से अपन ने H प्लस आयन बाहर निकाल दिया और साथ में अपने को OH माइनस मिला। तो H2O अपने पास क्या था कि H2O एसिड था, इससे OH माइनस मिला, वो आपके पास क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस है। तो H प्लस आयन निकालने के बाद आपके पास जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आती है वो आपके पास क्या होगी, कॉन्जुगेटेड बेस है। तो सर अगर OH माइनस का देखें तो OH माइनस का अगर कॉन्जुगेटेड बेस देखते हो तो H प्लस को फिर बाहर निकाल दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O माइनस 2 इज द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ OH माइनस। क्वेश्चन से ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सर OH माइनस किसी को पता नहीं होता है तो वो दिमाग में लगता है कि दैट OH माइनस है, तो ये इसका फिर कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, बिकॉज OH माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, खुद आपके पास बेस होना चाहिए। बट OH माइनस में से भी अगर आप H प्लस आयन बाहर निकाल देते हो, रिमूव कर देते हो, तो अपने पास क्या आता है, O माइनस 2। तो OH माइनस यहाँ पे क्या हो गया, इट इज एन एसिड, बिकॉज इट कैन डोनेट H प्लस आयन। जो H प्लस आयन डोनेट कर सकते हैं वो सारे के सारे एसिड है। OH माइनस जो है वो H प्लस आयन डोनेट करके O माइनस 2 बनाता है, तो OH माइनस का कॉन्जुगेटेड बेस आपके पास क्या हो गया, O माइनस 2। आपके पास आ गया CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। इसका अगर कॉन्जुगेटेड बेस देखना हो तो अपने पास क्या आएगा, CH3COO माइनस प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, H प्लस। तो ये एसिड था, एसिड से जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बनी है, ये एसिड है, एसिड से नेगेटिवली चार्ज एसिटेट आयन है, तो ये एसिटेट आयन क्या होगा आपके पास, कॉन्जुगेटेड बेस। एसिटेट आयन क्या रहेगा आपके पास, कॉन्जुगेटेड बेस रहेगा। कि सर और एग्जांपल कोई, कि जैसे H3PO4 है, इसका देखें तो ये किसमें डिसोशिएट होगा, H प्लस प्लस H2PO4 माइनस, तो H2PO4 माइनस H3PO4 का क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। फिर इसका और देखना है, और देखना है, तो लास्ट में अपने पास क्या आएगा, फॉस्फेट आयन आएगा PO4 माइनस। ये किसका कॉन्जुगेटेड बेस होगा, ये होगा HPO4 माइनस, HPO4 माइनस का। इससे भी अगर आप हाइड्रोजन आयन बाहर निकाल दोगे, H प्लस आयन यानी कि प्रोटॉन अगर बाहर निकाल देते हो, तो किसका फॉर्मेशन होगा, फॉस्फेट आयन का, और फॉस्फेट आयन क्या हो जाएगा आपके पास, कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा। तो किसी भी एसिड में से H प्लस आयन निकालने के बाद जो भी स्पीसीज रहती है उसको अपन क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस कहते हैं। क्यों कह सकते हैं दैट कॉन्जुगेटेड बेस का फॉर्मेशन हमेशा किससे होता है, एसिड। अब आप जितना स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो उसका कॉन्जुगेटेड बेस उतना ही वीक होता है, और जितना वीक एसिड ले रहे हो उसका कॉन्जुगेटेड बेस हमेशा क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपको पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो जैसे आपके पास आ गया, एक तो एसिटेट आयन आ गया, एक क्लोराइड आयन आ गया, एक आपके पास सल्फेट आ गया, एक आपके पास फॉस्फेट आ गया। तो आप तो ये सोच लोगे दैट एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड अगर है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना। तो एसिटेट आयन जो है वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस हो, है ना। अगर कंपैरिजन करो Cl माइनस से, कंपैरिजन करो SO4 माइनस 2 से, कंपैरिजन करो आप PO4 माइनस 3 से, तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, बिकॉज ये वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस विच इज फॉर्म फ्रॉम वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग बेस, एंड कॉन्जुगेटेड बेस जिसका फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग एसिड से हुआ है वो आपके पास क्या होंगे, वीक बेस हो।
स्ट्रॉन्ग एसिड से जो कॉन्जुगेटेड बेस मिलते हैं वो वीक होते हैं, वीक एसिड से जो कॉन्जुगेटेड बेस मिलते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो एसिटेट आयन जो है वो आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सल्फेट आयन जो है वो आपके पास क्या होगा, वीक बेस होगा। ओके, कल नेक्स्ट क्लास में थर्ड कंसेप्ट देखेंगे, लेविस कंसेप्ट। उससे पहले अपन देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्वेंट, कि कितने टाइप के सॉल्वेंट है ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, है ना, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, जो ना तो डोनेट करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं, या जो डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उसके बेसिस पे 4 टाइप के सॉल्वेंट है, प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक, एप्रोटिक एंड एम्फोप्रोटिक। तो उसकी डेफिनेशन और साथ में अपन देखेंगे लेविस कंसेप्ट। ओके, मिलते हैं, बाय, मिलते हैं कल। थैंक यू एंड बाय।